चलिए, आज की क्लास प्रीपोजिशन की होगी। कल पार्टिसिपल समझ में आया था ना। चलिए, प्रीपोजिशन जो है इसको समझने के लिए कुछ बेसिक चीजों पे हम लोग बात करते हैं थोड़ा। देखिए, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा प्रीपोजिशन है। आवाज आ रही है सभी को? हाँ, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा प्रीपोजिशन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रीपोजिशन के बारे में आप ये समझ लीजिए कि प्रीपोजिशन का अगर हम यूज ना करें तो हम कभी भी जो वाक्य लिखेंगे ना, तो उसमें हम रिलेशन, एक संबंध होता है ना, जैसे एडजेक्टिव का नाउन से, या एक नाउन का नाउन से, या एक वर्ब का नाउन से दिखाना, टाइम के आधार पे या लोकेशन के आधार पे या डायरेक्शन के आधार पे हम कभी दिखा ही नहीं पाएंगे। तो कभी भी प्रीपोजिशन से ही पता चलता है कि अगर हम कह रहे हैं कि आपकी किताबें टेबल पर है, तो हम बता रहे हैं ना कि आपकी किताब की स्थिति कहाँ है, टेबल पे है। हाँ, अगर हम कह रहे हैं कि आपका जो किताबें हैं वो टेबल के ड्रॉवर में हैं, तो स्थिति बता रहे हैं कि हाँ, इनक्लोज लोकेशन में है। अगर हम कह रहे हैं कि आपकी किताबें टेबल के उस पार है, हाँ, और क्रॉस लगाते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि आपकी किताबें टेबल के नीचे है, अंडर द टेबल, आपकी किताबें जो है टेबल के बगल में है। हाँ, अगर हम कहें आपकी किताब टेबल के पैर के नीचे दबी हुई है, तो हम वहां पे beneath या अंडरनीथ, हाँ, का प्रयोग करते हैं। तो कोई भी प्रीपोजिशन, अगर हम बोल रहे हैं कि मैं सोमवार को आऊंगा या मैं 8 बजे आऊंगा, तो हम, मेरा आने का जो समय है वो सोमवार को है, मेरा आने का समय 8 बजे है। तो ये जो हम संबंध दिखा रहे हैं एक समय का वर्ब के साथ, तो क्या बिना प्रीपोजिशन के पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो प्रीपोजिशन का काम होता है किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच, स्पेशली नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव का संबंध नाउन से बताना। किससे बताना? नाउन से। तो अगर वाक्य में अगर हम वर्ब से संबंध बता रहे हैं नाउन का, तो वर्ब को देखना होगा। एडजेक्टिव से संबंध दिखा रहे हैं तो एडजेक्टिव को देखना होगा। किसी नाउन का नाउन से दिखा रहे हैं तो उसको देखना होगा। और हर हाल में वर्ब जो है वो एक्शन वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, इसको भी देखना है। और प्रीपोजिशन जो होता है ना, ये प्लेस को बताता है, यानी लोकेशन को। कुछ लोकेटिव प्रीपोजिशन, कुछ नहीं, मतलब सारे जितने भी प्रीपोजिशन है ना, सब में ये गुण होता है कि वो लोकेशन को बताए, टाइम को बताए और डायरेक्शन को बताए। ये लगभग सारे ही प्रीपोजिशन में गुण है। तो कई बार क्या होता है कि हम ऐसे भी पढ़ते हैं कि चलो पहले लोकेशन बताने वाला प्रीपोजिशन पढ़ लें, फिर टाइम बताने वाला प्रीपोजिशन पढ़ लें, फिर डायरेक्शन बताने वाला पढ़ लें। लेकिन सवाल ये है कि सारे प्रीपोजिशन में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो फिर सारे प्रीपोजिशन को हमें इस पैटर्न पे देखें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम बोलते हैं कि प्रीपोजिशन एक सिलेबल का होता है, सिंपल प्रीपोजिशन। कोई दो प्रीपोजिशन, जैसे इन है तो एक वोवेल साउंड है तो सिंपल हुआ ना, और इन और टू लग जाए या विद और इन लग जाए तो विद इन हो जाता है। तो इस तरह के प्रीपोजिशन जो दो सिलेबल के बने हैं, यानी दो प्रीपोजिशन को मिला के बनते हैं, डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। कोई ऐसे फ्रेज भी तो होते हैं जो प्रीपोजिशन पे समाप्त हो रहा है, तो वो फ्रेज प्रीपोजिशन होता है, यानी है तो प्रीपोजिशन ही है कि नहीं। जैसे वर्ब हम पढ़ते हैं तो वर्ब में देखा था ना कि वर्ब हमारा एक वर्ड का भी होता है और फ्रेजल वर्ब भी तो होता है, तो वैसे फ्रेज प्रीपोजिशन भी होता है। तो आज हम लोग प्रीपोजिशन को समझेंगे और एक एक करके हर एक प्रीपोजिशन को, जैसे किसी दिन ऑन पढ़ा तो कभी इन पढ़ा, तो कभी विद पढ़ें तो टू पढ़ें, विद इन पढ़ें, ओवर पढ़ें, अबव पढ़ें, बहुत आराम से इसको लेके चलेंगे, क्योंकि इसका रोल बहुत ही ज़्यादा है और इसमें हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी होता है क्या? तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन, जैसे कुछ वर्ब के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगाते हैं, कुछ नाउन के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगाते हैं, या कुछ
एडजेक्टिव के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो ये याद करने से तो हमारा काम अधूरा ही रहेगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा तो जो आपने याद किया है वो प्रीपोजिशन ना लगा के कुछ और हम लगाएंगे। सही है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि मैं सोमवार को आऊंगा, तो सोमवार को आऊंगा तो आप क्या लगाते हैं? ऑन मंडे। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट, हाँ बोलिए बाबू, थोड़ा आवाज जोर से बोलिए तो मेरे पास आएगा। हाँ ऑन लगेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं मंडे से काम करूंगा तब क्या लगेगा? तो फिर फ्रॉम मंडे हो जाएगा ना। अगर मैं कहूँ कि मैं अग, जी, अगर मैं कहूँ कि मैं मंडे तक ये काम निपटा लूंगा तो बाई मंडे हो जाएगा। सही है कि नहीं? तो फिर फिक्स प्री, अगर हम फिक्स याद रखें कि नहीं मंडे है, दिन का नाम है, तो ऑन ही आएगा, तो गलत होगा कि नहीं? हाँ, तो प्रीपोजिशन में फिक्स्ड प्रीपोजिशन हम वर्ब के साथ, एडजेक्टिव या नाउन के साथ जो याद करते हैं तो उतना काफी नहीं होगा, उसके साथ साथ आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझने की जरूरत है। तो फिक्स्ड कॉन्टेक्स्ट में फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट तो बदलता रहता है सवाल बनाने के समय या बोलने के समय, लिखने के समय। तो बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इसका यूज हम करते हैं जरूरत के हिसाब से। सही है। हाँ, तो याद नहीं करना है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है और इसको अच्छे से करना है। तो अच्छा से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, शुरू करें। जय हिंद दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाएं इसके पहले मैं बता दूं कि श्याम शर्मा क्लासेस कंप्लीट इंग्लिश कोर्स दे रहा है। इसको आप ऑफलाइन क्लास का रिकॉर्डेड बैच भी मिल रहा है और लाइव क्लास भी मिल रहा है। तो लाइव क्लास का फ़ायदा ये है कि इसमें आपको हर क्लास के पहले पीडीएफ मिलता है जो बहुत कमाल का है। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं उसका पीडीएफ मिलेगा, 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज का रोज। इससे बच्चों को लिखने की क्षमता बढ़ती है और लिखते समय आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेते हैं और क्लास के दौरान आप खूब सवाल पूछते हैं और आपको हर एक डाउट क्लियर होता जाता है। लाइव क्लास में आपको सारा सेक्शन मिल जाएगा, ग्रामर में पूरा A to Z सारी ग्रामर डिटेल में, और इसके अलावा आपको जितना भी वोकेबलरी सेक्शन है वो सारा कुछ लॉजिकली बताया जाता है। रिटेन कम्युनिकेशन यानी कि लेटर से लेके आपका एसे, पैराग्राफ, रिपोर्ट सारा सिखाया जाता है। ओरल कम्युनिकेशन भी बताया जाता है और इसके अलावा न्यूज़पेपर और रीडिंग स्किल्स पूरे तरीके से आपको बताई जाती है। राइटिंग, ग्रामर, वोकेबलरी सारा सेक्शन बढ़िया हो जाएगा इसमें, और सातों बुक्स भी आपको मिलेंगे और पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ऑनलाइन कोर्स ये सब भी आप प्राप्त करते हैं हर एक एग्जाम के लिए। एसएससी हो, बैंक पीओ हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, टीजीटी, पीजीटी, आपका सीएचएसएल या सीएपीएफ हो, एसएससी हो, बैंक पीओ, यूपीएससी, जितने भी तमाम एग्जाम है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और ये सातों किताब आपके घर तक पहुंचाई जाती है। कोई भी डाउट हो तो 95996147 जो स्टेटस बार में चल रहा है उस पर आप कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ये लाइव क्लास लीजिए, 2 साल तक कोर्स का एक्सेस है। 8 महीना में कोर्स खत्म होता है लेकिन एक्सेस 2 साल तक रहेगा। मैं 2 साल तक इसमें पढ़ाता रहूँगा, हर चीज़ सिखाऊंगा। ये दुनिया का अपने आप में एक यूनिक कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है जिसको करने के बाद चाहे आईएलटीएस हो, टफेल हो, विदेश में जाके कमाना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी आप जितने एंट्रेंस एग्जाम देते हैं सब इसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें रीडिंग, लिसनिंग, ओरल, रिटेन सारा, कम्युनिकेशन, ग्रामर, वोकेबलरी सारा कुछ है। आप कोई भी डाउट हो तो 9599614791 पे कांटेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत। आज मैंने आपको ये दिया भी था, ये सॉरी आपका पीडीएफ एक डाला था इसका, आज जो पढ़ा रहे हैं उसका देखा था आपने? कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। हाँ ठीक है। देखिए, प्रीपोजिशन के बारे में जो आपको समझाया वही लिखा हुआ है कि प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है या फ्रेज प्रीपोजिशन भी होता है, फ्रेज भी हो सकता है, जिसका काम अपने ठीक आगे वाले, यानी जैसे ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट जरूर लेता है ना, वैसे प्रीपोजिशन भी ऑब्जेक्ट जरूर लेता है और दोनों के ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं, है कि नहीं? तो प्रीपोजिशन का काम, जैसे एक वाक्य में अगर 4 प्रीपोजिशन है तो 4 ऑब्जेक्ट भी होंगे। हाँ, और ऑब्जेक्ट जो होगा ठीक उसके आगे होगा। सही है।
जस्ट आगे, और ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? नाउन और प्रोनाउन। हाँ, तो इसके ठीक आगे वाले ऑब्जेक्ट के साथ जो है इसका काम होता है, ठीक आगे वाला नाउन प्रोनाउन है, उसके साथ वाक्य में जो दूसरे नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है उसके साथ संबंध दिखाना होता है। किसका? टाइम, टाइम का, प्लेस का और डायरेक्शन का। और इसके अलावा मूवमेंट का भी होता है, और प्रीपोजिशन का यूज हम मैनर दिखाने के लिए भी करते हैं, मेजरमेंट के लिए, माप के लिए भी करते हैं, और पोजीशन बताने के लिए भी करते हैं, और सोर्स बताने के लिए भी करते हैं। तो ये जो टाइम और प्लेस तो है और डायरेक्शन है, ये लगभग सब बताता ही है। इसके अलावा प्रीपोजिशन, एक ही प्रीपोजिशन के अलग अलग काम हो सकते हैं। जैसे ऑन द टेबल अगर बोल रहे हैं तो ऑन क्या बताया? प्लेस, लोकेशन। और ऑन मंडे अगर बोल दें तो क्या हो जाएगा? टाइम। और ऑन टू लग जाएगा तो एक डायरेक्शन हो जाएगा ना, मोशन, मोशन हो जाएगा। तो ये सारा काम करता है, तो हम पूरे अच्छे से समझेंगे। पहले डिफिनीशन अगर दिमाग में रखेंगे ना, वो हमारा गाइडलाइन होता है। अगर हम कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 ही होता है, अगर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन अगर आपको पता है, इसका मतलब कि आप गलती बहुत कम करेंगे। फैक्चुअल गलती हो सकती है, कॉन्सेप्चुअल गलती नहीं होगी, और कॉन्सेप्चुअल गलती ही रियल गलती होती है। आपसे कई बार इंग्लिश में पूछा जाएगा कुछ वर्ड्स के मीनिंग, अगर आपको नहीं आता तो इसका ये मतलब थोड़े है कि आपको अंग्रेजी नहीं आती। फैक्चुअल गलतियां हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स में गलती होता है, तब सवाल उठता है कि आपने उतना अच्छे से नहीं समझा जितना आपको समझना चाहिए था। ठीक है? हाँ, तो प्रीपोजिशन का काम क्या है? किसी भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, चाहे नाउन का या प्रोनाउन का या वर्ब का, एडजेक्टिव का, किससे संबंध दिखाना? दूसरे नहीं, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन से। किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का संबंध उस नाउन से दिखाना जो प्रीपोजिशन जिस नाउन को फॉलो करता है, वो कहलाता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। सही है? हाँ, तो इसको पूरा पढ़िए। मैंने लिखा है कि प्रीपोजिशन वो वर्ड या फ्रेज है जिसका काम अपने ठीक आगे वाले नाउन या प्रोनाउन से वाक्य में प्रयोग दूसरे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव से स्थान, समय, डायरेक्शन, गतिशीलता, तरीका, हाँ, आदि से संबंध दिखाना। तो इसको मैंने ना, डिफिनीशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसमें सारी चीजों को डाल दिया कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रीपोजिशन का काम क्या है भाई। तो आप कह सकते हैं कोई भी प्रीपोजिशन का काम टाइम भी दिखाना हो सकता है। जैसे कोई भी ले लेते हैं, एट है, तो अगर हम एट, आई लिव एट ए स्मॉल विलेज, तो एट यहाँ पे लोकेशन बताया। लेकिन आई स्लीप एट नाइट, जनरल नाइट की बात करें तो एट यहाँ समय बताया ना। आई विल थ्रो दिस बॉल एट द टारगेट, तो फिर एट यहाँ डायरेक्शन बता रहा है कि नहीं? हाँ, तो एक ही प्रीपोजिशन अलग अलग काम करता है, तो फिर हर प्रीपोजिशन को उस नजरिए से देखना होगा ना कि ये कब टाइम, कब प्लेस और कब क्या बताता है। तो प्रीपोजिशन का काम उससे आगे भी बताया कि टाइम, लोकेशन और डायरेक्शन के अलावा ये पोजीशन भी बता सकता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि आई एम विद माई बैग, तो आई एम विद माई बैग, तो विद यहाँ पोजीशन बता रहा है। या दिस बैग इज ऑफ राम, तो दिस बैग इज ऑफ राम, यानी यह बैग किसका है? राम का है। तो ये पोजीशन बता रहा है। अगर हम बोलें कि दिस बैग इज मेड ऑफ लेदर, तो वही ऑफ यहाँ सोर्स बता रहा है। वेरी गुड। तो ये ऑफ या कोई भी प्रीपोजिशन सोर्स, मेजरमेंट, मैनर, पोजीशन, टाइम, लोकेशन और डायरेक्शन, ये सब बता सकता है। और ये गुण लगभग सारे प्रीपोजिशन में है, इसलिए एक एक करके हम हर एक प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। ठीक है? देखिए, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिया है उसमें देखिएगा कि यहाँ पे जैसे ऑन लिखा हुआ है, नेहरू वॉज बॉर्न ऑन 14th ऑफ नवंबर, तो जन्म कब लिए थे? 14th नवंबर को। तो ये वर्ब जो है इसके साथ ये प्रीपोजिशन संबंध बता रहा है, ऑन हमने लगाया, तो ऑन यहाँ पे क्या बता रहा है? प्रीपोजिशन ऑफ
हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल, वो डिफिनेशन को थोड़ा सा अच्छे से समझना है, मैं ओरली भी समझा दिया। तो एक वर्ब का नाउन से, या एडजेक्टिव का नाउन से, या नाउन का नाउन से, समझ रहे हैं, मतलब प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन से ही संबंध दिखाना है। तो अगर आप कह रहे हैं नाउन का नाउन से तो भी ठीक है। हाँ, लेकिन आगे भी देखना है, जैसे बुक्स आर ऑन द टेबल, तो यहाँ पे बुक्स का संबंध किससे दिखा रहा है? टेबल से, तो नाउन का नाउन से। तो यहाँ यहाँ समय नहीं बता रहा है, ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो गया। वी आर गोइंग टू द प्लेग्राउंड, तो यहाँ पे वर्ब जो है इसका संबंध बता रहा है कि कहाँ जा रहा है? प्लेग्राउंड। सही है। तो फिक्स प्रीपोजिशन नहीं है, इंफॉर्मेशन बदल जाएगा। अगर मैं यहाँ फ्रॉम लगाता तो कोई कह देता क्या कि ये वाक्य गलत है? नहीं, गलत नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम अब ये कहना चाह रहे हैं कि वो प्लेग्राउंड से जा रहा है, अभी तक प्लेग्राउंड में था, अब वहां छोड़ के जा रहा है। सही है कि नहीं? तो प्रीपोजिशन ऐसा नहीं है कि गो के साथ टू लगता है, ये डिपेंड करता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। सही है। माई माई हाँ, जरूरत की। माई ब्रदर गोज टू स्कूल बाई बस, तो यहाँ पे बाई बता रहा है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, कि वो जाता है, जाता कैसे है, किस तरह से जाता है? तो बाई बस जाता है, बाई कार जाता है, बाई ट्रेन जाता है, बाई स्कूटी जाता है, बाई हॉर्स। तो ये मीन्स के लिए बताया जाता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो, पेमेंट का मीन्स साधन के लिए बताता है। द शॉपकीपर सेल्स राइस बाई द किलो, अब वही बाई यहाँ पे क्या बता रहा है? मेजरमेंट, कि भाई राइस किलो से बिकता है, पेट्रोल लीटर से बिकता है, कपड़ा मीटर से बिकता है। तो ये बाई मेजरमेंट के लिए भी प्रीपोजिशन का यूज होता है। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो यहाँ पे ऑफ क्या बता रहा है? सोर्स। ये टेबल जो बनाया गया है ये बना किस चीज से है भाई? लकड़ी से बना है। तो ये, हाँ, दिस द हाउस ऑफ मोहन, अब यहाँ पे ऑफ जो है पोजीशन बता रहा है कि हाउस किसका? मोहन हाउस भी बोल सकते हैं। हाँ, तो ये पोजीशन बता दिया। और ही इज गोइंग टूवर्ड्स द जंगल, तो टूवर्ड्स यहाँ पे क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। तो एक चीज कॉमन है कि जो भी प्रीपोजिशन है अपने आगे नाउन ही लेता है, या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड। सही है कि नहीं? ये सब नाउन लेता है। तो इसलिए ये बात हमें ध्यान रखना है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं तो प्रीपोजिशन के आगे क्या आएगा? नाउन आएगा। और प्रीपोजिशन के आगे नॉन फाइनाइट में क्या लगाते हैं? जीरेंड, ये पढ़ा था आपने। तो इसी तरह से एक चीज ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन का डिफिनेशन इस एग्जांपल से क्लियर हो गया कि वर्ब का नाउन से, या नाउन का नाउन से, या फिर एडजेक्टिव का नाउन से संबंध दिखाने का काम करता है हमारा प्रीपोजिशन। और कोई भी प्रीपोजिशन बहुत सारा काम कर सकता है, टाइम भी बता देगा और लोकेशन भी बता देगा। सही है दोस्तों। देखिए अधिकतर देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ज्यादातर जो प्रीपोजिशन है ना उसका प्रयोग एक से ज्यादा कार्य करने के लिए किया जाता है। अर्थात कोई एक ही प्रीपोजिशन का प्रयोग लोकेशन के लिए भी कर सकते हैं, प्लेस के लिए भी कर सकते हैं, और डायरेक्शन के लिए भी है। जैसे देखिए यहाँ भी ऑन है, यहाँ भी ऑन है, और यहाँ भी ऑन के साथ टू डबल प्रीपोजिशन लगाया है। तो राम विल कम ऑन मंडे, तो ऑन यहाँ पे बता रहा है उसके आने का समय। और राम बैठा हुआ है, कहाँ पे बैठा हुआ है भाई? फ्लोर पर, फ्लोर पर। तो ये वो बैठा कहाँ हुआ है, आएगा कब, तो ये समय बताया, ये बता रहा है लोकेशन। और राम हैज फॉलन, मतलब कहीं और था वहां से फ्लोर पर गिरा, यानी डायरेक्शन उसका फ्लोर है। तो ये जो है आपका कोई प्रीपोजिशन टाइम प्लेस डायरेक्शन सब के लिए यूज हो सकता है, यानी मल्टीपल फंक्शंस है एक ही प्रीपोजिशन के। सही है। उपरोक्त वाक्यों में क्रमशः ऑन का प्रयोग टाइम, लोकेशन और डायरेक्शन बताने के लिए किया गया है। बैठ रहा है बातें दिमाग में? देखिए कोई भी प्रीपोजिशन अपने बाद नाउन या प्रोनाउन लेता है, अतः इनके बाद अगर वर्ब का प्रयोग होगा तो गलत हो जाएगा, एडजेक्टिव का प्रयोग हो या एडवर्ब का प्रयोग हो तो ये सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी प्रीपोजिशन के बाद अगर एडजेक्टिव फ्रेज लिखा हुआ है तो भी गलत हो जाएगा, अगर इसके बाद एडवर्ब फ्रेज लिखा हुआ है तो भी गलत हो जाएगा। जैसे कई बार सवाल पूछा जाता है ना कि ही इज बीटिंग हिज एनिमी
विद ब्लैक एंड ब्लू, तो ब्लैक एंड ब्लू जो होता है एडवर्ब है, तो यहाँ विद जो लगाया है गलत है। तो इसके आगे नाउन लगा सकते हैं, नाउन फ्रेज लगा सकते हैं प्रीपोजिशन के आगे, और नाउन क्लाउज लगा सकते हैं। सही है। हाँ, प्रोनाउन, नाउन बोल रहे हैं तो प्रोनाउन तो आ ही गया। नाउन और प्रोनाउन में क्या अंतर है? प्रो मतलब फॉर होता है, नाउन के लिए आए, जो नाउन के लिए आता है तो इक्वल टू नाउन ही हुआ ना। तो अब वैसे हम प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, जीरेंड भी बोल सकते हैं, ये भी तो नाउन है ना। हाँ, तो ये बात है कि नाउन आएगा। अब नाउन में चाहे प्रोनाउन आ जाए, जीरेंड आ जाए, नाउन फ्रेज आए, नाउन क्लाउज आ जाए, ये सब आ सकता है। हाँ, इन्फिनेटिव तो लगता ही नहीं है, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा ना, क्योंकि इन्फिनेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसमें तो प्रीपोजिशन लगा के ही बनाते हैं। हाँ, तो देखिए सोहन विल कम ऑन टुमारो, तो टुमारो इस समय बताने वाला एडवर्ब है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये सही है। जैसे सोहन विल गो देयर, तो देयर के पहले टू नहीं लगेगा, क्योंकि देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ए टाइम ऑफ एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये सही हो जाएगा। सुषमा वर्क्स विद ऑनेस्ट, तो ये गलत हो जाएगा, विद जब लगा है तो ऑनेस्टी हो जाएगा ना, ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव वर्ब ये सब तो आना ही नहीं है। तो ये समझ में आया कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएगा तो सिर्फ और सिर्फ नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स जो भी हैं वही आ सकता है। देखिए वैसे स्ट्रक्चर के हिसाब से हम बात करें तो कई तरह के प्रीपोजिशन होते हैं, और फंक्शन के हिसाब से दो ही अंग्रेजी में पढ़ा जाता है ना चीजें, स्ट्रक्चर और फंक्शन। हाँ, तो अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो ये कई तरह के होगा जो हम लेके चल रहे हैं। फंक्शन के हिसाब से, तो फंक्शन के हिसाब से आप बोलेंगे कि चलो एक प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ मेजरमेंट हो जाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स हो जाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन हो जाएगा, ऐसे करके हो। वैसे वो फंक्शन के हिसाब से। और हम स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो भाई इन सिंगल सिंपल है, इन टू डबल है, एक फ्रेज प्रीपोजिशन, एक पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज, ऐसे करके हम स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले बात कर रहे हैं। तो एक होता है सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन जो एक सिलेबल का बना है, एक सिलेबल मतलब एक वोवेल साउंड, ऑफ, ऑन, ओवर, अंडर, ये सब क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन बोलेंगे। इसका प्रयोग स्थान, समय, डायरेक्शन आदि का संबंध बताने के लिए करते हैं, जो सिंपल रहता है उसको। सही है। जैसे ही लिव्स एट अ विलेज, तो ये स्थान को बताया, और ये डायरेक्शन को बता रहा है कि मेरा स्कूल कहाँ है, नॉर्थ में है मेरे गांव के, और ये 5 बजे है, ये समय को बता रहा है यहाँ पे। सिंपल प्रीपोजिशन इन्हीं का टाइम, लोकेशन और डायरेक्शन को बताता है। देखिए डबल प्रीपोजिशन मतलब डबल नाम से क्लियर है कि दो प्रीपोजिशन को मिलके बनेगा, जैसे ऑन और टू, ये दोनों इंडिपेंडेंट भी है लेकिन जोड़ के बनाएंगे, और ऑन टू में गैप नहीं होना चाहिए। अप, ऑन, ये दो सिलेबल का है। वैसे अप जो होता है हमारा एडवर्ब भी है प्रीपोजिशन, जैसे विद और इन है तो विद प्रीपोजिशन है, और इन है तो विद इन हो गया। विद है और आउट है, दो सिलेबल का है। इन है, टू है। समझ रहे हैं। तो ये भी देखना है, कई बार ऐसे भी लिख के गलती कर देगा, ऑन अलग और टू अलग कर दे तो गलत हो जाएगा। सही है ना। जैसे इन और टू अलग कर दे तो ये गलत हो जाएगा, ये सब गलत है, एक साथ आना चाहिए। हाँ, अप टू जो बोलते हैं तो अप अलग और टू अलग होता है, ये सही है। देखिए प्लीज पुट माई बैग ऑन टू द टेबल, तो हम ये वर्ब को कह रहे हैं, इसका हम संबंध दिखा रहे हैं कि ये जो बैग बैग है इसको क्या करूं, उठा के जहां पे भी है उसको उठा के टेबल पर रख दो, तो अप साइड मोशन दिखा रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि कैप को सर पर रख लो, तो कैप अभी कहीं और है, वहां से सर पर रख लो। चिड़िया उड़ते हुए आई और छत पर बैठ गई, तो या स्टेज पर आ जाओ, कम ऑन टू द स्टेज, यहाँ मोशन भी दिखा रहे हैं अप साइड, और इनटू इन साइड मोशन दिखाता है ना। तो ये कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गया। और जो ऑन टू का प्रयोग है वैसे ही अपोन का प्रयोग, दोनों का एक ही है, बिना कोई अंतर के लिख सकते हैं। क्या? हाँ, वो तो हम बस सॉफ्टनेस दिखाने के लिए यूज करते हैं। देखिए कंपाउंड प्रीपोजिशन
या इसको कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन या फ्रेज प्रीपोजिशन कहिए। फ्रेज प्रीपोजिशन बोल रहे हैं तो लास्ट में प्रीपोजिशन है ना, तो फ्रेज प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल फ्रेज में अंतर होता है। फ्रेज प्रीपोजिशन वो होता है जो फ्रेज प्रीपोजिशन में लास्ट में प्रीपोजिशन होगा। जैसे देखो इन फ्रंट ऑफ, तो लास्ट में ऑफ है, ऑन द बिहाफ ऑफ, ये फ्रेज प्रीपोजिशन है। ऑन द वर्ज ऑफ, इन एडिशन टू, इन स्टीड ऑफ, लास्ट में प्रीपोजिशन है। इसको हम कौन सा प्रीपोजिशन कहते हैं? फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज, हाँ इसको फ्रेज प्रीपोजिशन आप बोलिए, वही कॉमन रहेगा, समझ में आएगा। फ्रेज प्रीपोजिशन जो प्रीपोजिशन का काम करेगा। जैसे इन फ्रंट ऑफ है, और ये आगे ए जो आया है क्या है? नाउन फ्रेज है। और यहाँ पे डेस्टिनेशन है, ये हमारा नाउन है, इसके लिए आया है। और हिज व्यूज ऑन द बिहाफ ऑफ, तो ये ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ और ऑन द पॉइंट ऑफ, ये तीनों का मतलब होता है के किनारे, के किनारे पर, के कगार पर, इस तरह से। कंपाउंड प्रीपोजिशन देखो, कहीं कहीं कंपाउंड प्रीपोजिशन डबल प्रीपोजिशन को भी लोग बोल देते हैं, ठीक है ना, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, तो आप अच्छा इसको फ्रेज प्रीपोजिशन बोलिए, ठीक। हाँ, फ्रेज प्रीपोजिशन। देखिए एक होता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा था ना, आईएनजी वाला। हाँ, तो अगर कोई प्रीपोजिशन आईएनजी वाला लगा हुआ है, जैसे होता है ना प्रीपोजिशन, जैसे रिगार्डिंग है, कंसर्निंग है, ड्यूरिंग है, इंक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग है, कंसिडरिंग है, तो अगर ये वर्ब का आईएनजी के साथ लग के जो प्रीपोजिशन बनता है उसको हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। जैसे रिगार्ड, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग रिगार्डिंग दिस केस, तो हम यहाँ संबंध दिखा रहे हैं दो चीजों में, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसमें एक नाउन है लास्ट में। तो यहाँ रिगार्डिंग को हम बोलेंगे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, सही है। जैसे आई वॉज थ्रिल्ड ड्यूरिंग माई जर्नी टू शिमला, तो मैं बहुत थ्रिल्ड था, एक्साइटेड था, किस दौरान? मेरे यात्रा के दौरान। तो ये जो थ्रिल्ड है एडजेक्टिव है, इसका संबंध हम नाउन से दिखा रहे हैं और इसमें आईएनजी लगा है, इसको हम कौन सा पार्टिसिपल बोलेंगे? पास्ट नहीं, सिर्फ पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। शी वॉज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग रिगार्डिंग हर करियर, तो यहाँ रिगार्डिंग को क्या बोलेंगे? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। आई टूक अ गुड डिसीजन कंसर्निंग माई सिचुएशन, कंसिडरिंग माई सिचुएशन, तो ये कंसिडरिंग जो है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। ये टर्म जरूर याद रखिएगा, इससे हाँ ये कुछ लिमिटेड होते हैं, वो सारा मैं बताऊंगा यहाँ पे। सबके साथ आईएनजी लगा के प्रीपोजिशन नहीं बन जाएगा। हाँ हाँ, जो संबंध वगैरह दिखाए या कुछ जो पहले से रेडीमेड तैयार है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में प्रीपोजिशन के रूप में जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, सिर्फ उसी को, सबके साथ नहीं। देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज अगर बोलेंगे तो ये प्रीपोजिशन का काम नहीं करता है, ये काम क्या करता है? एडजेक्ट, हाँ मुख्य रूप से एडजेक्टिव एडवर्ब का, वैसे नाउन का भी कर सकता है। वैसे देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होगा ना, प्रीपोजिशनल फ्रेज प्रीपोजिशन से शुरू होगा लेकिन लास्ट में नाउन रहता है, प्रीपोजिशन से शुरू होगा लेकिन लास्ट में नाउन होता है। ऑन एन एवरेज या ऑन गुड टर्म्स, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन नो अकाउंट, ऑन द एयर। हाँ, तो ये जो प्रीपोजिशन से शुरू हो और लास्ट में नाउन हो उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। लेकिन ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब तुरंत ही, इमीडिएटली। हाँ, जैसे आई ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट आई डिसाइडेड टू गो देयर, मतलब तुरंत ही मैं वहां जाने का फैसला किया। तो ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है, इमीडिएटली हो गया ना इसका मीनिंग, तो इमीडिएटली एडवर्ब है। तो अगर कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर पहचानने में दिक्कत हो रहा है तो आप ये ट्रिक लगाइएगा कि ये कौन सा, अगर कोई वर्ड नहीं पहचान रहे हैं तो उसको तोड़ने का कोशिश करिए क्लाउज या फ्रेज में, और पहचानिए, कोई पकड़ में आ जाएगा कि वो एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है।
या कोई क्लाउज है तो उसके सब्स्टिट्यूट में, एडजेक्टिव क्लाउज है तो उसका सब्स्टिट्यूट एडजेक्टिव होगा ना, एडवर्ब है तो उसका सब्स्टिट्यूट एडवर्ब होगा। तो ये तरीके से इस पैटर्न पे हम वर्ड्स को आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देखिए, मोहन एंड सोहन आर ऑन गुड टर्म्स। मोहन और सोहन की दोस्ती अच्छी है। ऑन गुड टर्म्स मतलब जैसे वी आर ऑन गुड टर्म्स मतलब हमारी दोस्ती अच्छी है। तो ये हमारा एडजेक्टिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि नहीं, एडजेक्टिव फ्रेज। आई हेल्प हिम फाइनेंशियली ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। मैंने उसको पैसे से मदद किया तुरंत ही। तो ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब इंस्टेंटली, इमीडिएटली, विदाउट लूजिंग अ सिंगल मोमेंट। तो आज प्रीपोजिशन के बारे में ये जानकारी मिल गया कि प्रीपोजिशन जो है एक वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है जिसका काम किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, खास करके स्पेशली एक नाउन का नाउन से संबंध दिखाना, वर्ब का नाउन से संबंध दिखाना या एडजेक्टिव का नाउन से संबंध दिखाना। प्रीपोजिशन नाउन को फॉलो करता है, वो नाउन चाहे स्ट्रक्चर के हिसाब से फ्रेज रहे या क्लाउज रहे या जीरेंड हो या प्रोनाउन हो। सही है। तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आ जाएगा वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन प्रीपोजिशन प्लस नाउन दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, वो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशनल फ्रेज, है ना, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो कोई भी प्रीपोजिशन मल्टीपल काम करता है, टाइम, प्लेस, लोकेशन, डायरेक्शन सब बताता है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं ऑन का। ये आपसे परिचित है ना, ऑन। तो देखिए, ऑन का प्रयोग लोकेशन के लिए जब करिएगा ना तो ये बताता है अटैचमेंट टू द सरफेस, यानी कि कोई सतह से कोई चीज जुड़ा हुआ है। जैसे ये जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक पैनल है तो इसका एक सतह है ना, या दीवार है तो उसका भी एक सतह होता है। दीवार का भी एक सतह होता है, टेबल का भी सतह होता है, कोई बैग ही है, बैग का भी एक सतह होता है। तो हर चीज का एक सतह होता है ना। तो सतह से कोई चीज अटैच्ड हो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अगर उससे अटैच्ड है, अटैच्ड का मतलब समझते हैं जुड़ा हुआ है, और इसका उल्टा हो जाता है ऑफ। ऑफ का मतलब ये बताता है कि कोई चीज किसी चीज से डिटैच्ड है। तो ऑन और ऑफ जैसे कैसे बोलते हैं? स्विच ऑन, स्विच ऑफ, टर्न ऑन, टर्न ऑफ। ऑन द रोड मतलब रोड से कनेक्टेड है। ऑफ द रोड जैसे मैं बोल रहा हूँ कि माई शॉप इज ऑन द रोड, तो इसका मतलब हुआ कि मेरा शॉप जो है रोड से पर है, रोड पे कनेक्टेड है। अब कहाँ पे है रोड पर ये नहीं पता है, एकदम कहाँ एग्जैक्ट बताना है तो वहाँ एट लगाना पड़ता है कि नहीं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरा दुकान जो है रोड के बिगिनिंग में है, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द रोड, तो एकदम एग्जैक्ट पता चल गया रोड शुरू होते ही। एट द एंड ऑफ द रोड, एट द बैक ऑफ माई हाउस। समझ रहे हैं? तो एट एग्जैक्टनेस को दिखाता है। तो ऑन, अगर मैं बोल रहा हूँ माई हाउस इज ऑफ द रोड, इसका मतलब एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पे है। समझ रहे हैं? जैसे अगर हम कह रहे हैं पुट ऑन द शर्ट, तो इसका मतलब आपने फ्रेजल वर्ब में पढ़ा था, पुट ऑन, पहन लो, अटैच करो, पुट ऑन द शर्ट। जैसे अगर हम कह रहे हैं रिंग को पहन लो, पुट ऑन द रिंग, तो रिंग जो होगा वो उंगली के सरफेस पे ही होगा ना अटैच्ड, है कि नहीं। अगर हम कह रहे हैं पुट ऑन द बैंगल्स, पुट ऑफ द बैंगल्स, पुट ऑन योर शूज, पुट ऑफ योर शूज, पुट ऑफ योर कैप और पुट ऑन योर कैप। तो एकदम क्लियर हो रहा है कि ऑन अटैचमेंट को दिखाता है जबकि ऑफ डिटैचमेंट को दिखाता है। तो ये आसानी से अगर कोई भी फ्रेजल फॉर्म में अगर लगा हुआ है कैरी ऑफ या टेक ऑफ या रन ऑफ, तो समझ गए कि डिटैचमेंट होगा, है कि नहीं। और ऑन अगर लगा हुआ है कैरी ऑन मतलब कनेक्टेड रहो, हाँ, गो ऑन मतलब कनेक्टेड रहो, पुट ऑन कनेक्टेड रहो, स्विच ऑन कनेक्टेड करो, टर्न ऑन कनेक्टेड। तो ये बेसिक जो चीजें हैं ना, इससे बिल्कुल अच्छे से फ्रेजल वर्ब हो जाता है। तो फ्रेजल वर्ब में हमने 10 वीडियोज अभी बनाया ना। हाँ, तो थोड़ा सा और प्रीपोजिशन पढ़ लीजिए, फिर फ्रेजल वर्ब का हिंदी और यूसेज आप हमें समझाइएगा, ठीक है। जहाँ दिक्कत होगा तो मैं आपको उस चीजों को क्लियर करूंगा। हाँ,
ठीक है, और इसके साथ साथ प्रीपोजिशन के साथ साथ मैं प्रीपोजिशनल फ्रेज और फ्रेज प्रीपोजिशन साथ साथ बताते चलेंगे। ठीक है, और पूरा ग्रामर का जब टॉपिक हो जाएगा तो खूब रिटेन का अच्छा काम करेंगे, रीडिंग का काम करेंगे, वोकेबलरी का काम करेंगे, और पूरा लिटरेचर पे भी काम करेंगे। क्या? तो वोकेबलरी में ही आ जाएगा ना। हाँ, देखिए, तो अटैचमेंट के लिए दिखाता है ऑन सरफेस से अटैचमेंट। अब अटैचमेंट सरफेस है तो सरफेस चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, समझ रहे हैं ना। हॉरिजॉन्टल भी हो तब भी, वर्टिकल हो तब भी। जैसे छत है, छत का भी सीलिंग होता है तो सरफेस ही है ना, दीवार का है तब भी। अच्छा, और सरफेस एब्स्ट्रैक्ट लोकेशन और टेंजिबल हो या इनटेंजिबल, मतलब जिसको हम छू सके ना छू सके, दोनों के लिए हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इस टॉपिक पे, तो टॉपिक को छू तो नहीं सकते, ऑन ऑन ही आता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास ग्रामर की 2 किताबें हैं, तो ग्रामर को छू तो नहीं सकते हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं ऑन माइंड, तो माइंड को छू तो नहीं सकते, मेरे मन पर बहुत बोझ है, आई हैव अ ह्यूज बर्डन ऑन माई माइंड, तो ऑन माइंड को छू तो नहीं सकते ना। तो ये बताता है सरफेस चाहे टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल, हाँ सरफेस से रिलेटेड होगा, कनेक्शन दिखाता है, अटैचमेंट दिखाता है। इनका प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी चीज के सरफेस के साथ जुड़ाव, अटैचमेंट को दिखाने के लिए किया जाता है। चाहे हॉरिजॉन्टल सरफेस हो या वर्टिकल सरफेस हो, चाहे टेंजिबल हो, छू सके या ना छू सके, सब के लिए होता है। सब कुछ दिमाग में रखना है। अच्छा, एक बात और है, ये स्थिरता को दिखाता है, इसमें मोशन नहीं होता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, इसका मतलब है कि स्थिर है ना। द थिंग इज इन रेस्ट, एकदम आराम की स्थिति में है। माई हाउस इज ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर, तो वहां पे एकदम स्थिर है। ये स्टेटिव ऑब्जेक्ट को, मतलब स्टेटिव सिचुएशन को दिखाता है। हाँ, तो बारी बारी से बताएंगे कि अगर कोई, मतलब ऑन द बैंक ऑफ गंगा बोल रहे हैं तो एक सीधा स्ट्रेट लाइन है ना, जैसे रोड है, गली है, या वे है, पाथ है, अगर सीधी लाइन कोई भी है ना, उससे अगर कोई चीज कनेक्टेड होता है तो ऑन लगाते हैं। जैसे ऑन द रूट, उसका मतलब समझिए कनेक्टेड है, सही है कि नहीं। हाँ, और माई बुक्स आर ऑन द टेबल एंड योर्स ऑफ द टेबल, इसका मतलब क्या हुआ। हाँ, टेबल से दूर है, आपकी टेबल से दूर है और मेरी किताबें टेबल पे है। अगर मैं ये प्रीपोजिशन यूज नहीं करता तो सामने वाले को कुछ समझ में आता क्या। तो कुछ समझ ही नहीं पाता कि मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, सही है। तो हम ये ऑन बता रहे हैं, इसका मतलब सामने वाले को समझ में आ गया कि टेबल पर है। अगर हम अंडर बोलेंगे तो नीचे ही झुक के खोजेगा ना, अक्रॉस बोलेंगे तो टेबल के उस पार जाके खोजेगा कि नहीं। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी प्रीपोजिशन, आवश्यकता जो जानकारी देना है, जो संबंध दिखाना है, उसके हिसाब से यूज करिए, कोई फिक्स जैसी चीजें नहीं है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि कैप हेड, यहाँ ऑन क्या बता रहा है, सर पे है। और अगर हम कह रहे हैं कि पुट ऑफ द कैप फ्रॉम योर हेड, पुट ऑफ द कैप, इसका मतलब कैप हटा लो। ही इज सीटिंग ऑन द फ्लोर, तो वह कहाँ बैठा हुआ है, फ्लोर पर, फ्लोर की सतह पे। देयर आर रेड शूज ऑन हिज फीट, तो कहाँ, वो पैर में जूता पहने हुए हैं, यही हुआ ना, रेड शूज। हेलो, आ रही है आवाज। ही हैज अ गोल्ड रिंग ऑन द मिडिल फिंगर ऑफ हिज राइट हैंड, तो यहाँ ऑन बता रहा है और ऑफ, दो प्रीपोजिशन है। तो रिंग कहाँ पे है, मिडिल फिंगर में। अगर वैसे हिंदी बोलते हैं तो ऐसे लगता है ना कि उंगली में अंगूठी है, तो इन लगा दें हिंदी बोल के, लेकिन ये गलत होगा कि नहीं। हाँ, क्योंकि इन का मतलब है कि कोई चीज के भीतर में है। जैसे इन द पॉकेट, इन द ड्रॉवर, इन द बैग, इन द बैग और ऑन द बैग, दोनों का मतलब अलग है। इन द बैग बोल रहे हैं कि अंदर में है, ऑन द बैग मतलब बैग के ऊपर में है, सरफेस पर। हाँ, और फिंगर
उसके राइट हैंड के फिंगर में, ये पोजीशन बता रहा है। ग्रीन बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, मतलब कहाँ पे है ग्रीन बैंगल्स, उसके कलाइयों पे। तो अटैचमेंट दिखा रहा है, देयर इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑन द वॉल, तो वॉल के सरफेस पे है कोई चीज। हाँ, देयर आर मेनी राइप मैंगोज, अब यहाँ पे बोलते हैं ना पेड़ पर बहुत आम लगे हुए हैं, ऑन लगाएंगे कि इन लगाएंगे? इन क्यों गलत है? क्योंकि जो फल होंगे वो तो पेड़ से लटकते हैं ना, अटैच्ड होता है ना, अटैच्ड होता है, इनक्लोज नहीं है। और जैसे मैंगोज है या कोई फ्लावर्स है प्लांट पर, तो ऑन ही लगाएंगे। सही है। योर नेम, लेकिन अगर घोंसला बोलते हैं, कोई घोंसला है कि घोंसला, पेड़ पर घोंसला है, तो ऑन द ट्री या इन द ट्री? क्योंकि घोंसला तो जब भी होगा तो चारों तरफ से सपोर्ट के अंदर ही होगा ना, तो वो एक कन्फाइंड या इनक्लोज लोकेशन हो जाता है। लेकिन पेड़ पे फल लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, कलियां लगी हुई है, तो ऑन लगाएंगे। ठीक है। योर नेम इज नॉट मेंशन्ड ऑन द लिस्ट, तो लिस्ट की सतह पे आपका नाम नहीं है, मतलब लिस्ट वर्ड के साथ ऑन ही लगाना है। या मैप है, मैप में आप अपने सिटी को देख सकते हैं, मैप के साथ लिस्ट के साथ ऑन लगाना है। तो इससे हमें पता चल गया कि ऑन अटैचमेंट दिखाता है, ये बात हमें समझ में आ रही है। देखिए, अटैचमेंट टू द स्ट्रेट लाइन, जैसे अभी कह रहे थे कि स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा है, जैसे वे है रास्ता, पाथ है, रोड है, बैंक है, तो इसके साथ भी आपको ऑन का प्रयोग करना है। कोई चीज स्थिरता के साथ दिखाना जा रहे हैं, जैसे हम बोले लंदन, लंदन मोशन तो नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, हम कह रहे हैं कि लंदन सिचुएटेड है कहाँ पे, ऑन द बैंक ऑफ द थेम्स रिवर, तो ऑन यहाँ बैंक इसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। और किसके बैंक, तो ये थेम्स रिवर, तो यहाँ ऑफ जो है ए पोजीशन बता रहा है। हिज हाउस इज ऑन द अशोका रोड, तो ऑन यहाँ पे क्या बता रहा है? हाँ, लेकिन आपका लोकेशन बता रहा है और अटैचमेंट बता रहा है, रोड के एकदम सटा हुआ है। और ऑफ द अशोका रोड है आपका घर, इसका मतलब थोड़ी दूरी पे है, अशोका रोड से थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा रोड छोड़ के, है कि नहीं? माई शॉप इज ऑन द नेहरू लेन, इसका मतलब है कि लेन जो है उसी के किनारे है। आई एम ऑन द वे टू द ऑफिस, तो वे के साथ भी क्या लगाएंगे? ऑन। इन लगाएंगे तो गलत है, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है रास्ता पाथ उसके लिए। ऑन द राइट ट्रैक, माई ऑफिस इज ऑन द मेन रोड बट योर ऑफिस इज ऑफ द मेन रोड। समझ रहे हैं? तो ये सीधी रेखा में भी अगर कोई चीज अटैच्ड है उसके लिए भी ऑन का प्रयोग करते हैं। ये लेकिन सीधी रेखा हो या टेढ़ी रेखा हो, कर्व हो, अगर किसी भी चीज के साथ साथ अगर कोई चीज चल रहा है तो फिर वहां अलोंग का प्रयोग करेंगे। जैसे इस नदी के साथ साथ एक रोड है, तो जहां तक नदी है वहां तक रोड है, देयर इज मतलब साथ साथ चल रही है, या रोड जहां तक भी है वो नदी के साथ साथ है, तो देयर इज अ रोड अलोंग दिस रिवर। जैसे दीवार के साथ साथ फूलों के लाइन लगे हुए हैं, तो बोलेंगे ना देयर इज अ लाइन ऑफ फ्लावर्स अलोंग द वॉल। तो अलोंग क्या होता है? साथ साथ, मतलब जैसे जैसे एक चीज चल रहा है ना उसके पैरेलली वो भी चीज चल रहा है। और ऑन, हाँ जी, हाँ अलोंग विथ लगाते हैं तो वो भी पैरेलली हो जाता है, टुगेदरनेस के साथ दिखाता है। आ रही बात समझ में? बोलिए। हाँ, ठीक। थक गए? देखिए, इनटेंजिबल सरफेस है, जैसे इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप टच नहीं करते हैं। तो इनटेंजिबल सरफेस के लिए भी आप ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल से देखिए, आई हैव 5 बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश ग्रामर तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो इंटेंजिबल होता है, छू ही नहीं सकते। बिहेवियर है, इंटेंजिबल है। माइंड है, इंटेंजिबल है। डेमोक्रेसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इंटेंजिबल है। विमेंस फ्रीडम, फ्रीडम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब ये देखिए कि मेरे पास 5 किताबें हैं ऑन इंग्लिश ग्रामर, अगर हम यहाँ ऑफ लगाते तो क्या हो जाता? गलत। देयर इज अ बैड इम्पैक्ट ऑन हिज बिहेवियर, तो यहाँ ऑन बता रहा है, इंटेंजिबल के सरफेस को दिखा रहा है।
देयर इज अ नो बर्डन ऑन माई माइंड, मेरे मन पर कोई बोझ नहीं है। आई मेड अ स्पीच ऑन डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये इंटेंजिबल सरफेस से इंटेंजिबल नाउन से संबंधित भी ये दिखाता है। ठीक है, ठीक है। देखिए मूवमेंट अगर अप साइड डाउन है, जैसे ऑन तो स्थिरता बताता है, लेकिन अगर कोई चीज एक जगह से हटा के किसी चीज के ऊपर रख रहे हैं, किसी चीज के सरफेस पर ऊपर में, तो हम वहां ऑन टू या अपॉन का प्रयोग करेंगे। हाँ, यदि कोई वस्तु या व्यक्ति किसी एक स्थान पर पहुंचता है किसी एक स्थान से, तो वहां ऑन टू या, हाँ, या कैसे लिखा था, हिंदी लिखना ही भूल गए, या, हाँ सही में कसम से कह रहे हैं मतलब। ये है श्याम। हाँ आता है, हिंदी भाषी हैं, हिंदी बिहारी हैं तो। आप लोग को आती है हिंदी? एक्चुअली हिंदी, हिंदी पे कंट्रोल करना, कमांड करना बहुत मुश्किल है। हिंदी बोलना तो आता है, हिंदी ग्रामर सबको नहीं आती, ये बहुत मुश्किल चीज है। देखिए, हाँ बिल्कुल, हाँ जरा फिर से बोलिए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, पंचर हो गया होगा स्कूटी में। ट्रेन को बोलते हैं, गाड़ी बोलते हैं। अच्छा, लौ पथगामिनी उसको बोलते हैं। अच्छा, बहुत सारे हिंदी ऐसे ऐसे होते हैं ना जिसको इंग्लिश में ही अच्छा लगता है बोलने में। इंग्लिश, इंग्लिश बहुत मुश्किल है। हाँ, जैसे स्कूल वगैरह बोलते हैं, विद्यालय नहीं बोलते, अस्पताल की जगह हॉस्पिटल नहीं बोलना अच्छा लगता है। आ, 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 नहीं, जैसे टिकट, टिकट वगैरह का तो हिंदी भी हम लोगों को नहीं पता है, नहीं ना? ये मुझे नहीं पता। अनुमति पत्र होगा शायद। चलिए अब आप लोग मुझे ना पूरा डिक्शनरी हिंदी का एक बार भेज दीजिएगा। कलिस्ट, कलिस्ट कलिस्ट जो वर्ड है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मूवमेंट अप साइड मोशन के लिए, जैसे देखिए, वो कैप, ही पुट हिज कैप ऑन टू या अपॉन हिज हेड, यानी कैप पहले हाथ में रखा हुआ था या कहीं और था, और वहां से उसने सर पे ले गया, तो एक मोशन से कि ही पुट हिज कैप ऑन हिज हेड, तो ये मोशन से गया ना बाहर से कहीं ऊपर में, तो यहाँ ऑन टू भी लगा सकते हैं और अपॉन भी लगा सकते हैं। अगर हम ऑन लिखते यहाँ पे तो गलत हो जाता, क्योंकि मोशन वाले वर्ड भी आपको जोड़ना होगा। अगर ऑन टू हम ऐसे लिखते तो भी गलत हो जाता, मतलब ऐसे लिखते तो अलग अलग। तो ही प्लीज पुट माई बुक ऑन टू द टेबल, यानी कि किताब कहीं और है, उसको टेबल पर रखिए। कुछ चिड़िया उड़ के मेरे मतलब छत पर बैठी, तो यहाँ ऑन टू हो जाएगा। वुड यू प्लीज कम ऑन टू द स्टेज, यानी कि बाहर से मतलब स्टेज के नीचे है उसको ऊपर बुला रहे हैं, तो ऑन टू या अपॉन, प्लीज कम ऑन टू द स्टेज, प्लीज कम अपॉन द स्टेज। तो ऑन टू इस तरह से यूज कर लेते हैं किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब, और उसके ये फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना है कि कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या लगता है, राइट, तो फिर प्रीपोजिशन हम नहीं लगा सकते। हाँ, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब है ऑब्जेक्ट लेगा, वैसे ही प्रीपोजिशन है ऑब्जेक्ट लेगा। तो अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब के बाद तुरंत प्रीपोजिशन लगाएंगे तो गलत है। नियम तो ये है ना कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आता। तो ट्रांजिटिव वर्ब के और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं लगा सकते, और जहां हम लगाते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में लगाते हैं, इसलिए कहते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है तो वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और जो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है वो हमेशा इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है?
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ ही विल क्लाइम ऑन द ट्री, तो यहाँ पे क्लाइम ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ऐसे हिंदी बोलेंगे तो लगता है कि वह पेड़ पर चढ़ेगा। तो पेड़ पर, अब देखिए प्रीपोजिशन का कोई हिंदी होता नहीं है, इसलिए हाँ, जैसे देखिए अगर मैं कह रहा हूं कि आई विल कम ऑन मंडे, आई विल कम ऑन मंडे, तो यहाँ ऑन का मतलब पर है कि को है, बोलते हैं तो मैं सोमवार को आऊंगा। तो ऐसा इसका हिंदी होता नहीं है। जैसे अगर हम, बिल्कुल, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उसका देखिए आई विल क्लाइम, तो क्लाइम क्या क्लाइम करना है, पहाड़ या हिल या पेड़। तो ये जो ट्री है, ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगता ही है। अगर हम प्रीपोजिशन लगाएंगे तो फिर प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट लगाना होगा ना, तो इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। जैसे ही विल क्लाइम द ट्री, ये सही है, ये ट्रांजिटिव वर्ब और इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे अटैक करना, अटैक करना जो, हाँ ऑन नहीं आएगा क्योंकि अटैक, हाँ ये ट्रांजिटिव है। किसको अटैक करेगा, पाकिस्तान को। हम्म, तो सिंपल देख लो ना कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं लगाना, ये बात याद रखो, सिंपल। बाकी इंट्रांजिटिव है तो आगे हम कुछ भी लगा सकते हैं ना, हम एडवर्ब लगा दें, मॉडिफायर लगा दें, तो एडवर्ब तो प्रीपोजिशन से बन के आ सकता है। जैसे अगर हम कह रहे हैं ही विल कम फ्रॉम मंडे, तो फ्रॉम कम तो इंट्रांजिटिव है, तो फ्रॉम लगा और मंडे लगा, तो वो फिर फ्रॉम और मंडे दोनों मिलके बन गया एडवर्बियल फ्रेज। हाँ, तो अच्छा, लेकिन अटैक अगर नाउन बन जाए ना, अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें, अगर हम अटैक को नाउन के रूप में यूज करें तो हम लगा सकते हैं ऑन। हाँ, जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि आई विल प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट योर अटैक ऑन माई बैक, आई विल प्रोटेक्ट योर अटैक, तो योर हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनर, तो अटैक नाउन हो जाएगा, फिर लगा सकते हैं, तो ये सही है। आई विल नॉट साइन ऑन दिस पेपर, तो क्या साइन करना है, पेपर, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी जरूरत नहीं थी। समझ रहे हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब और इसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन नहीं आएगा, तो हर प्रीपोजिशन के साथ ये बात ध्यान में रखना है। देखिए वर्ब्स प्लस ऑन, जैसे बहुत सारे वर्ब होते हैं उसके साथ ऑन लगाते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है, जैसे बोलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट के ऐसे याद कर लेता ना बच्चा कि कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट के साथ ऑन लगाएंगे, या फिर इंसिस्ट के साथ ऑन लगाएंगे, या कॉम्बैट के साथ ऑन लगाएंगे, इस तरह से मतलब इंक्रोच के साथ या इंट्रूड के साथ, या अवेंज या रिवेंज या रिटेलिएट के साथ ऑन लगाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ अब ये पहले पॉइंट बता दिया कि ट्रांजिटिव वर्ब और उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं लगाना है, तो अब आपको सही यूसेज समझ में आएगा। देखिए देखिए, हम कह रहे हैं कि कुछ वर्ब्स जैसे डिपेंड है, काउंट है, बैंक है, बिल्ट है, रिलाई है, वैसे ही सबका मतलब निर्भर करना होता है। इनकम्बेंट है, सबका मतलब निर्भर करना, चाहे डिपेंड ऑन बोले, काउंट ऑन, बैंक ऑन, बिल्ट ऑन, रिलाई ऑन, इनकम्बेंट ऑन, सबका मतलब निर्भर करना। कॉन्ग्रेचुलेट करना, कॉम्प्लीमेंट करना एक ही मीनिंग हुआ। इंट्रूड, इनक्रोच, इनफ्रिंज, ट्रेसपास, ये सब का मतलब क्या होता है, अतिक्रमण करना। ये सबका मीनिंग एक ही है, ये दोनों का मीनिंग एक ही है। बाकी एग्री, डिसएग्री, बेट, बाजी लगाना, कमेंट करना, टिप्पणी करना, कॉन्सेंट्रेट, फोकस का मतलब एक ही है। एक्सपेरिमेंट, इंसिस्ट, रिवेंज, बदला लेना होता है। रिवेंज और अवेंज में क्या अंतर होता है, जैसे आपको कोई इंसल्ट करेगा तो आप खुद ही बदला लेंगे, रिवेंज होगा, और आप किसी दूसरे के ऊपर हुए अत्याचार का बदला ले रहे हैं मानवता के हिसाब से, तो वो अवेंज होता है। अवेंजर पॉजिटिव सेंस में होता है। रिटेलिएट भी वही होता है, बदला लेना। एम्बार्क, शुरू करना। अटेंड मतलब ध्यान रखना किसी का, अटेंड ऑन बोलेंगे तो। अलाइट, उतरना होता है, खास करके फ्लाइट वगैरह से। प्रोसीड, आगे बढ़ना। अलाइट फ्लाइट वगैरह से नीचे उतरना, गेट डाउन। अतिक्रमण करना, जैसे
आप मेरे अधिकारों का आप मेरे अधिकारों पे अतिक्रमण कर रहे हैं, मतलब आप उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। जो चीज आपका नहीं है उसमें क्रॉस करना। जैसे जमीन, रोड के किनारे सरकारी जमीन पे बहुत सारे लोग मकान बना देते हैं, तो क्या इनक्रोच कर रहे हैं ना, या दुकान इलीगली, हाँ, अधिकार करना। तो यदि उपरोक्त दिए गए वर्ब में से कोई ट्रांजिटिव वर्ब हो, ध्यान रखिएगा यहाँ मैंने लिख दिया है कि यदि उपरोक्त दिए गए वर्ब में से कोई ट्रांजिटिव वर्ब हो, तब इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ही ऑन का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि इसको याद कर लिए और इसके बाद ऑन लगाना है जबरदस्ती, समझते हुए। सही है। जैसे कमेंट है, आई विल कम, आई वोंट कमेंट ऑन, देखिए, आई विल कमेंट ऑन ट्रिवियल इश्यूज, तो ये कमेंट जो है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सही है। लेकिन यहाँ देखिए, कॉन्ग्रेचुलेट, किसको कॉन्ग्रेचुलेट किया या किसको कॉम्प्लीमेंट किया? मुझे, मुझ, मुझे किया। तो इसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट है ना, इसके बाद ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसको लिखना है। और उस, हाँ, उसके बाद ये आया ऑन माई सक्सेस। सी इंसिस्टेड मी, इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? जोर दे के आग्रह करना। हाँ, जोर दे के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को इंसिस्ट कर रहे हैं कुछ काम करने में, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं रख रहे हैं, उसके बाद में रख रहे हैं। ठीक है। बाकी डिपेंड करना, काउंट करना, बिल्ड करना, या फिर जो बैंक ऑन है या इनकम्बेंट है, उसके बाद डायरेक्ट आप ऑन लगाएंगे। लेकिन ये कॉन्ग्रेचुलेट ट्रांजिटिव वर्ब था, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। कॉन्टेक्स्ट प्लेसमेंट सब ध्यान रखिए। जैसे इनक्रोच है, अतिक्रमण करना, तो ये इस ए इंट्रांजिटिव होता है, तो इसके बाद आप लिख सकते हैं यू शुड नॉट इनक्रोच ऑन माई राइट्स, आपको मेरे अधिकार पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आई विल रिवेंज ऑन हिम, मैं उससे बदला लूंगा, तो इसके साथ आप ऑन लगाते हैं, रिवेंज ऑन। दिस कंपनी इज प्लानिंग टू एम्बार्क, एम्बार्क मतलब शुरू करना, कमेंस करना, स्टार्ट करना, बिगिन करना, तो यहाँ ऑन लगाते हैं। प्रोसीड आगे बढ़ना होता है ना, जैसे मैं अपने सिद्धांतों के साथ के ऊपर आगे बढ़ूंगा, तो प्रोसीड ऑन होता है। आई विल प्रोसीड, देखिए प्रोसीड के साथ विद भी लगता है, मैंने यहाँ लिख दिया है। जैसे, हाँ, कोई अपना सिद्धांत वगैरह पे आगे बढ़ना है तो ऑन लगाइएगा, और कोई चीज के साथ आगे बढ़ना है तो विद, तो प्रोसीड विद भी होता है और प्रोसीड ऑन भी होता है, दोनों लगता है। अलाइट मतलब उतरना होता है, तो इसके साथ ऑन लगाएंगे। इन्फ्लिक्ट पेन ऑन मी, इस तरह से, क्या इन्फ्लिक्ट किया? दर्द। इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है दर्द देना, और इसके बाद ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इसको हमने लगाया। देखिए, नाउन के साथ भी, कुछ नाउन के साथ भी ऑन लगाते हैं, जैसे एडवाइस है, ये तो नाउन है ना। जैसे अगर हम एडवाइस बोले थे तो वर्ब है, तो आई एडवाइज यू, यहाँ नहीं लगा। आई विल गिव यू एडवाइस ऑन एडुकेशन, तो यहाँ देखो, यहाँ एडवाइस नाउन है और नाउन का हम इससे संबंध दिखा रहे हैं, ऑन का संबंध यहाँ इस नाउन से इस नाउन के ऊपर दिखा रहे हैं। तो नाउन के रूप में हो तो एडवाइस ऑन बोल सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, ये कमेंट है, तो कमेंट वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। तो अगर हम कहें दिस इज अ नाइस कमेंट ऑन दिस टॉपिक, तो हम नाउन बना के एम्फेसिस ऑन, नाउन है, फोकस ऑन, रिपोर्ट ऑन दिस, अटैक ऑन दिस, जैसे अटैक वर्ब था तो नहीं लगा रहे थे, पुट है, वे है, हाँ, नाउन हो तो। जैसे आई वॉन्ट एडवाइस ऑन इट, मैं, मुझे इस पर सलाह चाहिए। आई कांट बियर यू बियर योर डेरोगेटरी रिमार्क ऑन हर, तो डेरोगेटरी मतलब इंसल्टिंग, अपमानजनक। पुट इम्फेसिस, इम्फेसिस के साथ ऑन लगाते हैं। जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, गाड़ी से जा रहा हूँ तो बाई बस, बाई ट्रेन होगा, लेकिन पैदल जा रहे हैं तो ऑन फुट होता है। आई विल गो देयर बाई फुट बोलेंगे तो गलत है, ऑन फुट। नहीं, इसका लॉजिक, हाँ, हाँ, अपने पैरों पर चल के, हाँ,
ऑन फुट है, मतलब ये बॉडी पार्ट अगर मूवमेंट के लिए यूज करते हैं फुट तो ऑन ही लगाते हैं इसके साथ। क्या? अरे तुम तो बोलता है तो समझ में आता है। गुटखा खा रहा है क्या जी? देखिए, यू कैन फाइंड ऑल द इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन दिस मैप। तो मैप के साथ, लिस्ट के साथ ऑन आता है, फुट के साथ ऑन आता है। तो कुछ फैक्चुअल चीजें होती है, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है। तो कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट्स दोनों को मिला के आपको समझना है, क्योंकि आपके एग्जाम में फैक्ट्स बहुत पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट से चीजों को संभाल के रखा जाता है। देखिए, एडजेक्टिव के साथ भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं, जैसे बेंट, बिल्ट, ये सब एडजेक्टिव है। जैसे ही इज बेंट ऑन हार्मिंग मी, मतलब बेंट ऑन मतलब तुला हुआ है। ही इज बेंट ऑन डिस्टर्बिंग मी, वह तुला हुआ है मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। और बिल्ट ऑन का मतलब वही हो जाता है, डिपेंड ऑन, काउंट ऑन, बैंक ऑन, निर्भर करता है ऑनेस्टी और ट्रस्ट पे हमारा रिलेशनशिप। कल से एक एक करके बताएंगे और अच्छे समझ में आएगा। देखिए, साइंटिफिक इन्वेंशन है। हाँ, साइंटिफिक इन्वेंशन, इसका प्रयोग किसी भी साइंटिफिक इन्वेंशन के सरफेस के साथ जुड़ाव को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कई बार सवाल आता है कि आई एम टॉकिंग टॉकिंग ऑन फोन या ओवर फोन। ऑन फोन, तो जो भी इन्वेंशन है ना उसके साथ ऑन लगाएंगे सरफेस से कनेक्शन दिखाने के लिए। जैसे इज लिसनिंग टू द रेडियोज, ऑन द रेडियो या ओवर द रेडियो। ऑन द रेडियो, तो ये ऑन और ओवर यही दो ऑप्शन में से कंफ्यूज करेगा। जैसे ही इज वॉचिंग क्रिकेट ऑन द टेलीविजन, ऑन द साइट, ऑन द वेबसाइट, ऑन द यूट्यूब। हाँ, ऑन, स्विच ऑन द फैन, टर्न ऑन द रेडियो, टर्न ऑन द वॉशिंग मशीन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वेंशन, सॉरी, जो साइंटिफिक इन्वेंशन है उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे? ओवर लगाएंगे कभी कभी। हाँ, देखिए, टाइम के लिए भी इसका यूज करेंगे, लेकिन टाइम के लिए जब इसका यूज करिएगा तो कोई दिन का नाम वगैरह है या डेट है, दिन का नाम जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे है तब लगाइएगा। जैसे ऑन फ्राइडे, ऑन 10 दिसंबर, मतलब हम उस डेट को ही कुछ करने वाले हैं तब हम लगाते हैं। जैसे ही विल कम, इस डेट को, डे को या इस डेट को कुछ होगा। ही वॉज बॉर्न ऑन 10, तो ऑन हम इस तरह से लगाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे अगर हम ये डिटर्मिनर प्लस नाउन ये दोनों मिला देते हैं तो ये एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज बन जाता है, सही है ना? तो अगर हम नेक्स्ट मंडे बोल रहे हैं तो नेक्स्ट मंडे समय बताता है, नेक्स्ट फ्राइडे समय बताता है, समय बताता है, समय बताता है, समय बताता है। तो ये हमारा समय बताने का काम एडवर्ब का होता है, टाइम बताने का। तो एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगेगा ना। तो आई विल कम ऑन मंडे सही है, लेकिन नेक्स्ट मंडे लिखा है तो एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ही केम ऑन लास्ट फ्राइडे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट प्लस फ्राइडे दोनों मिलके फ्रेज बन गया और ये एडवर्ब कहलाएगा। खाली फ्राइडे रहेगा तो ये दिन का नाम है, तो नाम तो नाउन होता है, लेकिन ये दोनों फ्रेज मिलके समय बता रहा है तो ये एडवर्बियल फ्रेज इसको मानेंगे। ही केम लास्ट फ्राइडे, ठीक है। सी टीचेज मी ऑन एवरी संडे, तो एवरी संडे के पहले ऑन नहीं लगाएंगे, तो समझ गए? हम्म। देखो, फ्रेज प्रीपोजिशन जो ऑन से स्टार्ट होता है, तो फ्रेज अभी तक हम लोग फ्रेज प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन फ्रेज नहीं पढ़े हैं, तो हर प्रीपोजिशन के साथ इसको बताने से थोड़ा सा समझ में भी आएगा और एग्जाम में इनसे बहुत सारे सवाल करते हैं और हमारा वोकेबलरी पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो, अगर हम यहाँ पे ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण, ऑन बिहाफ ऑफ मतलब किसी की ओर से, ऑन द ब्रिंक ऑफ के कगार पे या ऑन द वर्ज ऑफ के कगार पे, ऑन द ईव ऑफ अवसर पे। तो ये सारे जो हैं फ्रेज ऑन से शुरू है, तो कहीं अगर एट या इन या कुछ और विद लग जाए तो भी गलती हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, इसमें कोई आप एडिटिंग नहीं कर सकते। हाँ, तो ये फ्रेज प्रीपोजिशन इसलिए कह रहे हैं कि लास्ट वाला वर्ड हमारा प्रीपोजिशन ही है ना। हाँ, तो ये सब याद करिएगा। जैसे द इंस्टीट्यूशन विल रिमेन क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ, तो ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब क्या हो जाता है? ओइंग टू, के कारण। ठीक है। जैसे अगर हम ऑन अकाउंट ऑफ की जगह अगर चुपके से लगा दें विद अकाउंट ऑफ, तो गलत हो जाएगा कि नहीं?
या इन अकाउंट ऑफ। तो ऐसे करके ना बहुत ही डिसिप्टिव तरीके से गलती की जाती है। द मैनेजर अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस, अटेंड द कॉन्फ्रेंस ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ मतलब किसी के बदले में, किसी की ओर से। सीईओ को आना था, उसके बदले में मैनेजर आ गया। योर बिजनेस इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, या ऑन द वर्ज ऑफ डिजास्टर, या ऑन द पॉइंट ऑफ डिजास्टर, के कगार पर है। ऑन द वर्ज ऑफ की जगह अगर हम विद द वर्ज ऑफ लिख दें, एट द वर्ज ऑफ लिख दें, तो ईडियम 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 फ्रेजेज जो होता है ना, ईडियम फ्रेजेज या प्रीपोजिशनल फ्रेज या फ्रेज प्रीपोजिशन, ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। इसको ज्यों का त्यों लिखना है। जैसे विद अ व्यू टू है, तो कई बार एग्जाम में विद अ व्यू टू की जगह फॉर लिख देगा, लुक फॉरवर्ड टू की जगह लुक फॉरवर्ड फॉर लिख देगा, तो इसको आप गलती में मानेंगे। सही है, सही है। वी होस्ट आवर नेशनल फ्लैग ऑन द ईव ऑफ का मतलब होता है ऑन द ओकेजन ऑफ। हाँ, ये अवसर पर। देखो प्रीपोजिशनल फ्रेज यानी कि प्रीपोजिशन वाला फ्रेज जो नाउन से ऑन से शुरू हो रहा है, जैसे होता है ना ऑन द कंट्री, इसके विपरीत, ऑन एन एवरेज औसतन, ऑन गुड टर्म्स अच्छी दोस्ती अच्छा संबंध, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट बिना सोचे तुरंत, ऑन नो अकाउंट बिल्कुल नहीं, ऑन द एयर प्रसारित। तो ये सब भी याद रखिएगा, ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करेगा। आई वॉज अप्रिशिएटिंग हर, सी वॉज क्रिटिसाइजिंग मी ऑन द कंट्री, मैं उसको प्रशंसा कर रहा था, उसके विपरीत वह मुझे मेरी आलोचना कर रही थी। हाँ, माई कार गिव्स माइलेज 16 किलोमीटर्स ऑन एन एवरेज औसतन। मोहन एंड सोहन आर ऑन गुड टर्म्स मतलब उनकी दोस्ती अच्छी है। आई रेज्ड माई वॉइस इन हिज फेवर ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब तुरंत। वी मस्ट ऑन नो अकाउंट डिनाउंस एनी मोर, वी मस्ट नॉट डिनाउंस, ये वाला डिनाउंस तो मतलब नीचा दिखाना होता है, ठीक है ना। हम लोगों को किसी को बिल्कुल नीचा नहीं दिखाना चाहिए। माई फेवरेट प्रोग्राम इज ऑन द एयर मतलब टेलीकास्ट हो रहा है, प्रसारित हो रहा है। तो आपको वोकेबलरी में फ्रेजल वर्ब, फ्रेज प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल फ्रेज ये दोनों लेके चल रहे हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज स्टार्टिंग विद ऑन, ये हो गया, हो गया। तो आज से शुरुआत है। आज सोचिएगा प्रीपोजिशन के बारे में कि प्रीपोजिशन क्या है, क्या जरूरत है, अगर प्रीपोजिशन ना हो तो क्या क्या कमी हो सकती है, और तब जाके हम और प्रीपोजिशन की जो बेसिक बातें हैं उसको ध्यान में रखिएगा। कल पूछते हुए आगे बढ़ेंगे, सही है। चलिए ठीक है, गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर।